हे गाइस, दिस इज पी टाइगर एंड वेलकम बैक टू नो योर यूनिवर्स। तो आज हम नो योर यूनिवर्स के इस एपिसोड के अंदर हम बात करने वाले हैं ड्वेलर इन डार्कनेस। अब इसको पूरी की पूरी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यहीं पे वार्न कर देना चाहता हूं कि अगर अभी तक आपने शैंग-ची मूवी को नहीं देखा है तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आप उस मूवी को देखने के बाद ही मेरी इस वीडियो को देखिएगा, वरना हो सकता है कि आपकी थोड़ी सी मूवी वो स्पॉइल हो जाए। तो अगर आपने शैंग-ची देख ली और आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हम लोग बेसिकली अपने चैनल के ऊपर नो योर यूनिवर्स की सीरीज के अंदर इसी तरह मार्वल कॉमिक्स की मिस्ट्रीज, बीइंग्स और क्रिएचर्स और दूसरे आर्टिफैक्ट्स वगैरह के ऊपर बात करते रहते हैं। और अगर आप इस तरह की वीडियोस के अंदर काफी ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं कि मार्वल कॉमिक्स के अंदर इस तरह की बीइंग्स कहां से आई है, उनका क्या ओरिजिन है, तो उस तरह की मैं और भी बहुत ज्यादा वीडियोस ऑलरेडी कवर कर चुका हूं, तो उन सब का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा। सो गाइस, इसी के साथ हम आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं ड्वेलर इन डार्कनेस के अंदर। अब हम जैसा कि जानते हैं कि शैंग-ची मूवी के अंदर ड्वेलर इन डार्कनेस को एज अ मेन विलन दिखाया गया था, लेकिन उसके अंदर काफी ज्यादा चेंजेस की गई थी कॉमिक से। तो मैंने सोचा कि यही हमारे पास सही वक्त है कि हम नो योर यूनिवर्स के अंदर ड्वेलर इन डार्कनेस की पूरी हिस्ट्री, ओरिजिन और उसकी पावर्स वगैरह के ऊपर बात कर लें। सो गाइस, इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब कर ही दिया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हम फौरन से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम ड्वेलर इन डार्कनेस की बात करें तो उसको नाम को देख के ही आपको लग ही रहा होगा कि ये खतरनाक किस्म का नाम है। और इसको सबसे पहली बार कॉमिक्स के अंदर जो मेंशन किया गया था वो थॉर के इशू नंबर 229 के अंदर, जो कि 1974 के अंदर निकला था। लेकिन अगर हम इसके ट्रू अपीयरेंस की बात करें कि इसको सबसे पहली बार दिखाया कहाँ पे गया था, तो वो डॉक्टर स्ट्रेंज नंबर 30 1978 के अंदर दिखाया गया था। और सही मायनों में अगर देखा जाए तो ड्वेलर इन डार्कनेस जो है वो बहुत बार जो है डॉक्टर स्ट्रेंज का ही विलन साबित हो चुका है। और ड्वेलर इन डार्कनेस की अगर बात की जाए तो वो दरअसल एक डीमन है, एक तरह का फियर लॉर्ड है। अब मार्वल कॉमिक्स के अंदर एक ग्रुप है जिसको फियर लॉर्ड्स कहा जाता है। इसके अंदर इस तरह के सारे वो मेंबर्स मौजूद होते हैं जो कि दुनिया भर के लोगों के डरों के ऊपर जीते हैं। क्योंकि दरअसल ड्वेलर इन डार्कनेस की जो सबसे बड़ी पावर है वो यही है कि दुनिया भर के अंदर जितने भी लोग उससे डरेंगे, जितने भी लोगों के दिल में फियर होगा, तो वो उस फियर के जरिए फीड करेगा अपने आप को और ज्यादा ताकतवर होता ही रहेगा। इसी तरह अगर हम दूसरे फियर लॉर्ड्स की बात करें तो और भी ज्यादा मशहूर फियर लॉर्ड्स मौजूद हैं, जिसमें से एक और जो सबसे ज्यादा फेमस है वो नाइटमेयर है। नाइटमेयर भी ड्वेलर इन डार्कनेस की तरह एक फियर लॉर्ड है और ये सारे के सारे एक ही कम्युनिटी का हिस्सा है। अब नाइटमेयर जो है वो भी लोगों के फियर के ऊपर ही जो है फीड करता है, लेकिन उन फियर्स के ऊपर जो कि उनके ख्वाबों के अंदर आ रहे होते हैं, जो उनके नाइटमेयर के अंदर होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे ड्वेलर इन डार्कनेस का एक बेटा भी मौजूद है जो कि इसी फियर लॉर्ड्स के ग्रुप का मेंबर है, जिसका नाम डिस्पेयर है। तो हमने इसकी फर्स्ट अपीयरेंस और पब्लिकेशन हिस्ट्री के ऊपर तो बात कर ली और हमने समझ लिया कि ये कौन है। लेकिन अगर हम इसकी ट्रू ओरिजिन की बात करें तो ये आया कहाँ से, ये पैदा कहाँ से हुआ है, तो उसके बारे में आज तक मार्वल कॉमिक्स में हमें कोई भी जो है डेफिनेशन नहीं दी गई है, ना ही कोई एक्सप्लेनेशन दी गई है। लेकिन हम ये मान के चल सकते हैं कि ये एक फियर लॉर्ड है और ये एक डीमन जो कि बहुत ज्यादा पुराना और ताकतवर है। तो इसका अंदाजा हम ऐसे लगा सकते हैं कि जब दुनिया में पहली बार किसी ने फियर को महसूस किया होगा तो तभी ड्वेलर इन डार्कनेस ने उसका जन्म ले लिया होगा। क्योंकि बेसिकली अगर इस दुनिया से पूरा का पूरा फियर मिटा दिया जाए तो ड्वेलर इन डार्कनेस खत्म हो जाएगा। लेकिन जब तक यहाँ पे एक बंदा भी जो है डर रहा है, उसके दिल में किसी भी किस्म का कोई भी फियर है, तो ड्वेलर इन डार्कनेस उसके ऊपर फीड करके जिंदा रह सकता है। और जितना ज्यादा वो लोगों को डराएगा, जितना ज्यादा फियर पैदा होगा, वो उतना ही ज्यादा ताकतवर होता रहेगा। तो दरअसल ड्वेलर इन डार्कनेस एक इस तरह का डीमन है जो कि देखा जाए तो एक तरह का कॉस्मिक एंटिटी से भी मुकाबला कर सकता है। उसकी पावर इतनी ज्यादा भी बढ़ सकती है कि वो किसी कॉस्मिक एंटिटी को भी हरा सकता है। लेकिन ये सब कुछ निर्भर करता है उसके फियर के ऊपर कि कितना ज्यादा वो डर फैला सकता है और वो डर के हासिल कर सकता है। तो इसके बाद अगर हम इसके कुछ मशहूर स्टोरीज की बात करें कि ड्वेलर इन डार्कनेस ने मार्वल कॉमिक्स के अंदर क्या क्या काम करे और क्या क्या कांड करे हैं, तो मैं ये आपको बता चलूं कि ड्वेलर इन डार्कनेस कोई बहुत ज्यादा फेमस कैरेक्टर नहीं है कॉमिक्स के अंदर भी। ये एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि मुश्किल से इतने सालों के अंदर 3 से 4 बार मेजर स्टोरी के अंदर थोड़े बहुत छोटे मोटे रोल के लिए आ गया होगा। लेकिन इसकी जो सबसे ज्यादा मशहूर स्टोरी है वो हमसे पहले वाले यूनिवर्स के अंदर मौजूद है। जैसा कि मैं अपने कॉमिक्स के अंदर और अपनी दूसरी वीडियोस के अंदर आपको काफी बार बता चुका हूं कि इस वक्त हम जो मार्वल कॉमिक्स पढ़ रहे हैं वो मार्वल की 8th इटरेशन है। इससे पहले मार्वल मल्टीवर्स 7 बार बन चुकी है और खत्म हो चुकी है। उसके बाद 8वीं मल्टीवर्स बनी है सीक्रेट वॉर्स के अंदर। लेकिन इससे पहले तक जब 6ठी यूनिवर्स हुआ करती थी, 6ठी मल्टीवर्स हुआ करती थी, तो उसके अंदर भी ड्वेलर इन डार्कनेस मौजूद था। और उस यूनिवर्स के अंदर उसने बेसिकली जो है एम क्रांत क्रिस्टल नाम के एक आर्टिफैक्ट को क्रैक कर दिया था। अब एम क्रांत क्रिस्टल एक बहुत ज्यादा पावरफुल क्रिस्टल है जो कि नेक्सस ऑफ ऑल रियलिटीज माना जाता है, जिसके जरिए पूरी की पूरी मल्टीवर्स को एक्सेस किया जा सकता है। लेकिन अगर कोई चीज उसके अंदर फ्रैक्चर पैदा कर दे, उसको बर्बाद करने की कोशिश करे, तो वो आर्टिफैक्ट जो एक तरह के ब्लैक होल के अंदर ट्रांसफॉर्म होके पूरी की पूरी मल्टीवर्स को अपने अंदर समो लेता है, यानी कि खत्म कर देता है। तो कुछ इसी तरह होता है कि जब ड्वेलर इन डार्कनेस जो है एम क्रांत क्रिस्टल को क्रैक करता है तो उसके जरिए पूरी की पूरी मल्टीवर्स खत्म होने लग जाती है। और उसने ये सब इसीलिए करा था क्योंकि उसको लगा था कि जब दुनिया भर में लोगों को ये पता चलेगा कि पूरी की पूरी मल्टीवर्स खत्म हो रही है, वो सब मरने वाले हैं, तो उनका जो डर है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा और उसके जरिए वो एक अनइमेजिनेबल पावर अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा फियर की। और जब वो अगली यूनिवर्स के अंदर दोबारा से पैदा होगा तो वो एक गॉड के रूप में पैदा होगा। उस पूरी की पूरी नई यूनिवर्स के अंदर, मल्टीवर्स के अंदर वो राज कर रहा होगा।
लेकिन होता कुछ इस तरह से कि उस यूनिवर्स के अंदर भी एक्समैन की टीम मौजूद होती है जो कि शियार के लोगों के साथ मिलकर सारा का सारा काम निपटाते हैं। और बेसिकली उस यूनिवर्स की जो फीनिक्स फोर्स होती है यानी कि जीन ग्रे, वो यहाँ पे पूरे के पूरे यूनिवर्स के लोगों से इस बात को भुलवा देती है कि यूनिवर्स खत्म होने वाली है और सबको जो है पीस के अंदर ले आती है, जिससे किसी को पता ही नहीं होता कि वो मरने वाले हैं। लेकिन एम ग्रांड क्रिस्टल क्योंकि क्रैक हो चुका था तो उसको ठीक नहीं किया जा सकता था और उस यूनिवर्स का जो अंत था वो बिल्कुल निश्चित था, उसको रोकने के लिए कुछ भी नहीं किया जा सकता था। लेकिन इसी तरह जब ये पूरी की पूरी मल्टीवर्स एम ग्रांड क्रिस्टल अपने अंदर सक करके उसको खत्म कर रहा होता है तो ड्वेलर इन डार्कनेस को पता चलता है कि उसने ये प्लानिंग सारी की सारी फियर के लिए करी थी। लेकिन फीनिक्स ने तो यहाँ पे सारे के सारे लोगों के दिल से इस बात को निकाल ही दिया और वो अब डर नहीं रहे हैं और उसका पूरा का पूरा प्लान बेसिकली चौपट हो जाता है और उसने जो सोचा था वो बिल्कुल भी वैसा नहीं होता। लेकिन इन दी एंड इस सब की वजह से वो पूरी की पूरी मल्टीवर्स खत्म जरूर हो जाती है और उसी के बाद दोबारा से एक नया बिग बैंग होता है और हमारी नई मल्टीवर्स बनती है जिसकी स्टोरीज हम आजकल अपने कॉमिक्स में पढ़ रही हैं। तो इसी तरह मार्वल कॉमिक्स में पिछली यूनिवर्स का हमें एंड बताया गया है कि उसके पीछे कोई और नहीं बल्कि ड्वेलर इन डार्कनेस मौजूद था। तो यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पूरे के पूरे कॉमिक हिस्ट्री के अंदर उसका काम है जो उसने किया था, यानी कि पूरे के पूरे मल्टीवर्स को खत्म करके उसको रिक्रिएट करने के पीछे का रीजन वो था। इसके अलावा अगर अपनी इस नई यूनिवर्स के अंदर बात करें जिसके अंदर हम अपने सारे कॉमिक्स पढ़ते हैं, उसके अंदर भी ड्वेलर इन डार्कनेस सबसे पहली बार जो है एटलांटिस के ऊपर आया था। और ये तब की बात है जब एटलांटिस समंदर के अंदर डूबा नहीं था, जब सेलेस्टियल्स ने आके लेमोरिया और पूरे के पूरे डिविएंट्स को समुद्र के अंदर डुबोया नहीं था। तो उस वक्त जो है ड्वेलर इन डार्कनेस जो है एटलांटिस के ऊपर आता है और वहां के जो ह्यूमंस होते हैं उनकी फियर के ऊपर फीड करने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन उस वक्त एक एटलांटियन सॉर्सरेस होती है जिसका नाम ज़ेरेन ना होता है, उसने जो है बेसिकली आगामोटो की आंख को डिस्कवर करा था और कुछ गॉड्स की मदद से उसने जो है ड्वेलर इन डार्कनेस को यहाँ से बैनिश कर दिया था। लेकिन ये बात जरा ध्यान में रखिएगा कि उसने भी आयो आगामोटो की मदद से भी ड्वेलर इन डार्कनेस को सिर्फ इस रियल्म से बैनिश करके एक दूसरी रियल्म में भेज दिया था, यानी उसकी अपनी रियल्म के अंदर जहाँ वो रहता है जो कि एक तरह की फियर लॉर्ड की रिम है जहाँ पे सारे के सारे फियर लॉर्ड्स रहते हैं। और उसके बाद से हमने देखा था कि बेसिकली इसी के बाद जब ड्वेलर इन डार्कनेस दोबारा जो है सारे के सारे फियर लॉर्ड्स को अपने साथ जमा करता है और तभी वो बेसिकली सारे के सारे फियर लॉर्ड्स के साथ मीटिंग करता है कि किस तरह से उनको सबके अंदर फियर पैदा करके सारे के सारे लोगों का जो है डर लेके सबसे ज्यादा पावरफुल बन जाना चाहिए। और इसी बीच इसी मीटिंग में हमें पता चलता है कि दरअसल यहाँ पे ड्वेलर इन डार्कनेस ये भी बताता है कि दरअसल वो नाइटमेयर का कजन है। लेकिन नाइटमेयर इस बात से साफ साफ इनकार कर देता है कि उसका कोई कजन नहीं है, उसका कोई रिश्तेदार नहीं है ड्वेलर इन डार्कनेस, क्योंकि वो ऑलरेडी इतने बुरी तरीके से हार चुका था। लेकिन इसके ऊपर काफी ज्यादा डिबेट हो चुकी है कि शायद ड्वेलर इन डार्कनेस वाकई में नाइटमेयर का कजन है। लेकिन अगर हम ओवरऑल हायरार्की की बात करें तो इस तरह यहाँ पे कजन और रिलेशनशिप वाला कोई चक्कर होता नहीं है सारे के सारे डीमंस के बीच में। ये सारे के सारे डीमंस अपने ही अंदर खतरनाक किस्म की बीइंग्स होते हैं जो कि अपने आप को एक दूसरे से ऊपर ही समझते हैं। तो इसी तरह हम देखते हैं कि इसी के बाद काफी सालों तक ड्वेलर इन डार्कनेस अपनी रियल्म के अंदर से ही सारे के सारी चीजों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा था और इसी बीच उसने अपने बेटे को यानी कि डिस्पायर को बनाया था जो कि अर्थ के ऊपर कुछ लोगों के अंदर फियर डालने की कोशिश कर रहा था और जो भी फियर था वो अपने मास्टर यानी अपने बाप को फीड कर रहा था ड्वेलर इन डार्कनेस को। तो इसी तरह बेसिकली ड्वेलर इन डार्कनेस शेडोज के अंदर बैठा बैठा सारे के सारे फियर को फीड कर रहा होता है। तो ओवरऑल ड्वेलर इन डार्कनेस की सारी जो स्टोरी है मार्वल कॉमिक्स के अंदर वो कुछ शेडोज के अंदर से ही चलती है। जो उसका सबसे बड़ा इवेंट था वो वही था जो कि उसने पिछली यूनिवर्स के अंदर करा था और जब वो एटलांटिस के ऊपर जो है आके सारे के सारे ह्यूमंस को कॉन्क्यूर करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन उसके बाद से ड्वेलर इन डार्कनेस का मार्वल कॉमिक्स के अंदर कोई बहुत बड़ा रोल नहीं रहा है जिसके ऊपर हम बात कर सकें। अगर हम इसकी पावर एंड एबिलिटीज की बात करें तो ड्वेलर इन डार्कनेस बेसिकली दूसरी लिविंग बीइंग्स के अंदर अपना डर पैदा कर सकता है और जितना ज्यादा वो डर पैदा करता रहेगा उतना ही ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। और जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि उसके पास काफी ज्यादा सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ मौजूद है, इंटेलिजेंस मौजूद है, वो अपने शेप शिफ्ट कर सकता है, वो किसी भी रूप में बदल सकता है और जैसे जैसे उसका फियर बढ़ता रहेगा, लोगों का फियर वो एब्जॉर्ब करता रहेगा तो उसकी पावर्स बहुत ज्यादा एक्सपोनेंशियली बढ़ती रहेंगी। और अगर इनकेस वो पूरी की पूरी यूनिवर्स का अगर फियर अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता तो वो शायद जो है लिविंग ट्राइब्यूनल से भी ज्यादा पावरफुल बन जाता, क्योंकि नाइटमेयर हो गया, ड्वेलर इन डार्कनेस हो गई, ये सारी की सारी ऐसी बीइंग्स हैं कि अगर इन लोगों ने अपना गोल अचीव कर लिया यानी कि अल्टीमेट फियर हासिल कर लिया तो ये एक इमोर्टल बीइंग बन सकते हैं और कॉस्मिक एंटिटीज भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी शैंग-ची मूवी के ऊपर। जब हमने इसका सारा का सारा कॉमिक बुक ओरिजिन और हिस्ट्री जानी ली है तो हमने शैंग-ची मूवी के अंदर देखा कि बेसिकली इसको एक फियर लॉर्ड नहीं बताया गया है कहीं से भी, बल्कि एक मिस्टीरियस बीइंग बताई गई है जो कि लोगों के सोल के ऊपर फीड कर रही है। अब ये बहुत ही बड़ा चेंजेस है अगर आप कॉमिक से देखें, क्योंकि कॉमिक्स के अंदर उसे फियर के ऊपर फीड करता है, लेकिन हमने देखा कि यहाँ पे वो लिटरली लोगों की जान लेके उनके सोल्स के ऊपर फीड कर रहा होता है और बड़ा होते ही जा रहा होता है। और अगर हम इसके अपीयरेंस की बात करें तो आप देख ही होंगे कि इस पूरी की पूरी वीडियो के अंदर आपको ड्वेलर इन डार्कनेस के ज्यादा पैनल नजर नहीं आ रहे हैं। तो उसकी वजह यही है कि कॉमिक्स के अंदर इसके अपीयरेंस ही बहुत ज्यादा कम है और जो कोई भी अपीयरेंस है वो काफी ज्यादा पुराने हैं जिनके पैनल्स भी काफी ज्यादा गल सड़ चुके हैं। तो इसी को देख के हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका जो भी अपीयरेंस है वो शैंग-ची मूवी में बहुत ज्यादा चेंज कर दिया गया था। शैंग-ची मूवी के अंदर उसको एक तरह का ड्रैगन, एक तरह की लिजर्ड यानी कि एक तरह का काइजू दिखाया गया था जिस तरह के गॉडजिला की मूवीज के अंदर होते हैं। तो शायद इसको जो है कॉमिक से चेंज इसीलिए करा क्योंकि अगर ये कॉमिक बुक वाली चीज मूवी के अंदर दिखाई जाती तो बहुत ज्यादा ऑड लग रही होती और इस तरह क्योंकि उनको ड्रैगन से लड़वाना था उस बीइंग को तो वो चीज बिल्कुल फिट बैठ रही थी।
तो इसी तरह हमने अपनी मूवी के अंदर भी देखा कि किस तरह ड्वेलर इन डार्कनेस जैसे जैसे लोगों के सोल्स अपने अंदर एब्जॉर्ब करते ही जा रहा था, पावरफुल पे पावरफुल होते ही जा रहा था। यहाँ तक कि हमने देखा कि वो इतना ज्यादा पावरफुल है कि उसने द ग्रेट प्रोटेक्टर जैसे बीइंग को भी उसका भी सोल एब्जॉर्ब करने लग गया था, अगर शैंग-ची उसको अपने टैंग रिंग के जरिए ना रोकता। तो मैं तो यही कहूंगा कि हमें यहाँ पे शैंग-ची मूवी के अंदर ड्वेलर इन डार्कनेस को दिखाया तो गया है, लेकिन हमें जो है इसकी हिस्ट्री के बारे में, इसकी मिस्ट्रीज के बारे में और भी मूवीज में बताना चाहिए। और क्योंकि ये कॉमिक्स के अंदर डॉक्टर स्ट्रेंज का विलन है, डॉक्टर स्ट्रेंज इसको ज्यादातर हैंडल करते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि मूवी के अंदर भी डॉक्टर स्ट्रेंज इसको किसी ना किसी तरीके से हैंडल जरूर करें, क्योंकि इस तरह के जो फियर लॉर्ड्स होते हैं, इस तरह की जो डीमंस होते हैं, इनसे जो मुकाबला होता है वो डॉक्टर स्ट्रेंज का बहुत ही ऑसम होता है, जहाँ पे मैजिक्स और फियर को आपस में लड़ते हुए देख सकते हैं। तो अगर हम इस वीडियो को रैप अप करें तो हम ये कह सकते हैं कि ड्वेलर इन डार्कनेस मार्वल कॉमिक्स के अंदर एक बहुत ज्यादा पावरफुल बीइंग है। ये एक फायर लॉर्ड है जो कि एक रेलम से आया है जिसका नाम एवरलीन है, लेकिन इसके अलावा हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है कि ये पैदा कहाँ से हुआ, इसने जन्म कहाँ पे लिया था, इसके रेलम के अंदर और क्या क्या होता है। बस ये एक तरह की मिस्टीरियस रेलम के अंदर रहता है, जिस तरह मार्वल कॉमिक्स के अंदर दूसरे डीमंस और एल्डर गॉड जो है वो अपनी अपनी अलग अलग रेलम के अंदर मौजूद हैं। जिस तरह मैंने अपनी एल्डर गॉड वाली वीडियो के अंदर बताया था कि किथॉन जो है वो अपनी एक रेलम के अंदर मौजूद है, जिस तरह मैंने बताया था कि सेटोरैक जो है वो एक खतरनाक किस्म का एल्डर गॉड है जो कि अपनी ही क्रिम्सन वर्ल्ड के अंदर रहता है। तो इसी तरह बेसिकली ड्वेलर इन डार्कनेस भी वो अपनी एक रेलम के अंदर रहता है और वहीं से लोगों को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा होता है और उनके डर के ऊपर फीड कर रहा होता है। लेकिन उसको जिस दिन चांस मिल गया इस सारे के सारे डर को अपने अंदर मैक्सिमम अमाउंट में एब्जॉर्ब करने का, तो वो फिर अर्थ के ऊपर हमारे सामने आएगा। और ये सारे के सारे डीमंस जो इसी तरह कोशिश कर रहे होते हैं ह्यूमंस को मैनिपुलेट करके कि किसी तरह वो अपना एक चाहने वाला बना ले और उसके जरिए वापसी अर्थ के ऊपर आने का रास्ता ढूंढ सकें। सो गाइस विद दैट बीइंग सेड हम इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करते हैं। आई नो कि ये वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर हो गई होगी, लेकिन नो योर यूनिवर्स के अंदर हमने इससे भी कहीं बड़ी बड़ी वीडियोस अपने चैनल के ऊपर शेयर करी और आप लोग ने काफी पसंद किया है। तो मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी और आपका काफी हद तक जो है ड्वेलर इन डार्कनेस को लेकर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि ये कॉमिक्स में क्या चीज है और इसको मूवीज में कितना ज्यादा चेंज करके हमें दिखाया गया है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी है, और साथ साथ शैंग-ची वाला जो ड्वेलर इन डार्कनेस का पोर्ट्रेयल था वो आपको ज्यादा पसंद आया है या फिर कॉमिक बुक में जो उसका ओरिजिन, जो उसकी हिस्ट्री हमने देखी है वो आपको ज्यादा पसंद आई है, तो उसके बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं और आपने मेरी इस वीडियो को एंजॉय करा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल के ऊपर इसी तरह मार्वल कॉमिक्स की हिस्ट्री, मिस्ट्रीज और आर्टिफैक्ट्स के ऊपर बात कर रहे होते हैं नो योर यूनिवर्स की सीरीज के अंदर। साथ ही साथ मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, जहां पे मैं सारी की सारी मार्वल मूवीज और कॉमिक्स वगैरह के हवाले से न्यूज वगैरह आपके साथ शेयर कर ही रहा होता हूँ। सो गाइस दिस इज पी टाइगर, मिलते हैं नो योर यूनिवर्स की एक और वीडियो के साथ। टिल देन थैंक यू सो मच।